नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश द्विवेदी आपका A1 टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में स्वागत करता हूं। पिछले कार्यक्रम में हमने आपको प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर योगेश से रूबरू करवाया था। आजकल अधिकतर लोगों में जोड़ों और हड्डियों से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती हैं। इन्हें देखते हुए आज आपके लिए हमने प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर नरेंद्र जोशी, जो कि सवाई मानसिंह अस्पताल के विभागाध्यक्ष रहे हैं ऑर्थोपेडिक विभाग के, और वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी। धन्यवाद। आपने समय निकाला है हमारे व्यूअर्स के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ध्यान में मैं ये समस्याएं लाना चाहता हूँ लोगों की, जो कि आम आदमी की समस्या है, जिसमें हड्डियों की और जोड़ों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आप थोड़ा बताएंगे कि जोड़ों की समस्या के लिए, हड्डियों की समस्याओं के लिए लोगों को कैसे ध्यान देना चाहिए। नमस्कार सभी दर्शकों को। हड्डियों की समस्याएं यदि हम आयु के अनुसार देखें शुरुआत से, तो बच्चों की समस्याएं अलग होती है, बड़ों की समस्याएं अलग होती हैं। बच्चों की समस्याएं जो अक्सर होती हैं वो ज़्यादातर जन्मजात होती हैं। उनको तो जल्दी सी डायग्नोस करके, पता करके करेक्टिव ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। कुछ समस्याएं बहुत ज़्यादा कठिन होती है, जिनको ट्रीट करना मुश्किल होता है, जिसके अंदर हड्डियां जन्म से इतनी कमज़ोर होती हैं कि छोटी मोटी कामकाज के अंदर भी फ्रैक्चर हो सकते हैं। ऐसी समस्याओं को करने के लिए तो यही होता है कि जल्दी से इसका डायग्नोसिस करें, निदान करें और ट्रीटमेंट चालू करें। दूसरी अन्य जो कॉमन बीमारियां होती है, जिसके अंदर पैर टेढ़े होते हैं, जिसको क्लब फुट बोला जाता है, वो क्लब फुट बोला जाता है। उस क्लब फुट के अंदर भी जितना जल्दी हमको पता लग सके, तो हम इसको तुरंत प्रभाव से जल्दी प्लास्टर द्वारा करेक्ट करके और उसको बच्चों के पैर सीधे किया जा सकते हैं। एक बहुत भयानक बीमारी हुआ करती थी पोलियो, वो तो WHO की कृपा से और सब लोगों के सहयोग से ये ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ होती थी। ये तो रही बच्चों की बात। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो जो एडोलेसेंट होते हैं, जो कि किशोर अवस्था के हैं, उनके अंदर मल्टीपल जॉइंट प्रॉब्लम, जो जुवेनाइल रिवेंटेड आर्थराइटिस हो सकती है। वो समस्या यदि जल्दी सी डायग्नोस हो जाए तो इसका इलाज जल्दी हो सकता है। बाकी इस अवस्था के अंदर क्योंकि बच्चे खेलने कूदने लग जाते हैं, तो फ्रैक्चर कॉमनली होते हैं। ज़्यादातर इस उम्र के अंदर जो फ्रैक्चर होते हैं वो कोहनी के फ्रैक्चर सबसे कॉमन होते हैं, जिसको सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर या लैटरल कॉन्डाइल के फ्रैक्चर बोले जाते हैं। या हड्डियों में जांघ के फ्रैक्चर हो सकते हैं, जो खेल कूदने से या एक्सीडेंट से हो सकते हैं। इससे और ऊपर की हम यदि देखें तो उसके अंदर ज़्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आजकल के ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। इसके लिए जो टू व्हीलर्स के जो बहुत तेज़ चलाते हैं, जो कि गति का ध्यान नहीं रखते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं और प्रोटेक्टिव अपने को नहीं रखते हैं, तो उनके बड़ी भयानक डिफॉर्मिटीज़ और समस्याएं हो सकती है, जिसके अंदर इस तरह के फ्रैक्चर हो जाएं कि जिसको ट्रीट भी करें तो भी कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी या कुछ ना कुछ समस्याएं हो सकती है। या अंग भंग की व्यवस्था भी हो सकती है, जिसमें कि चोट लगने के बाद के अंदर खून की नली या और नसों के अंदर चोट पहुँच जाए, जिससे कि वो पैर या हाथ ख़राब हो जाए। तो ये समस्याएं कॉमनली होती है। दूसरा, आजकल में देखने आया है कि हाई स्पीड ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होने लग गया है। हाई स्पीड ट्रॉमा का मतलब है तेज़ गति से वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना। इन सब की वजह से जिस तरह के फ्रैक्चर आजकल जो आ रहे हैं, वो 20 साल पहले नहीं आते थे। वो लो एनर्जी ट्रॉमा आते थे, जिनको ट्रीट करना आसान, कृपया वनस्पत आसान होता था। लेकिन इन दिनों जो है बहुत जिस तरह के एक्सीडेंट आ रहे हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर, मतलब मल्टीपल बोन, कुछ फ्रैक्चर तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर चारों हाथ पैरों में फ्रैक्चर होते हैं। तो वो एक तरह से क्या होता है कि जो युवा है वो एक तरह से
दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं। तो ये हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है कि जो युवा फोर्स काम आनी चाहिए, जो कि कामकाज में लगनी चाहिए, वो घर पे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से ये इस अवस्था की बीमारियां हुई। आजकल इसी अवस्था की एक बीमारी जो ज़्यादातर हमको देखने को मिल रही है वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड है। यह बड़ी जटिल बीमारी है जिसके अंदर कूल्हे की हड्डी का जो जोड़ होता है, जो कूल्हे की जोड़ हड्डी होती है, उसका जो गोला होता है, उसका खून का दौरा ख़त्म हो जाता है। और इसके पीछे जो कारण जो नज़र आ रहे हैं इन दिनों कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो कारण होते हैं वो ये होते हैं जो कि आजकल लोग बाग बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग अलग तरह के इंजेक्शन या दवाइयाँ वगैरह लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। डॉक्टरी सलाह लेके लेंगे तो इसमें समस्या नहीं होगी। और यदि ये डॉक्टर की समस्या के बिना लेके अपने मन मर्जी से ही विज्ञापनों को देख के और यदि ये ले लेते हैं तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस फीमोरल हेड हो जाता है, जिसकी वजह से कूल्हे की हड्डी का जो जोड़ है वो ख़राब हो जाता है। इसका इलाज जो है वो ले दे के सिर्फ अल्टीमेटली जो रहेगा वो जॉइंट रिप्लेसमेंट रहेगा। हाँ, शुरुआत के दिनों में कुछ दवाइयाँ कारगर हो सकती हैं लेकिन हर केस के अंदर वो नहीं होती है। तो जो ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं इसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस फीमोरल हेड की वजह से जो तकलीफ़ें होती हैं उसका जो कारण है वो एक तो जैसे मैंने बताया स्टीरॉयड इंटेक जो होता है, ज़्यादा लंबे समय तक जो स्टीरॉयड लेते हैं वो उसकी वजह से हो सकता है, या जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनकी वजह से हो सकता है। और इससे ऊपर की आयु में जाएँ तो फिर उसके बाद में जैसे उम्र 40-45 के बाद जो होती है वो हड्डियों में डेंसिटी कम हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। महिलाओं में कुछ ज़्यादा होता है जब रजोनिवृत्ति के बाद के अंदर जैसे हार्मोन लेवल उनके डाउन होने लगते हैं तो सीधा जो असर इनका हड्डियों पे पड़ता है, तो हड्डियों की जो डेंसिटी है, जो हड्डियों का जो सख्तपन है वो कम हो जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर उनको हाथ पैरों में दर्द, थकान, ये सब तो होता ही होता है। और ऐसे में मामूली इंजी चोट की वजह से इनके फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, जो कि मुश्किल से ही ट्रीटमेंट हो पाता है, क्योंकि जो फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए जो हम इम्प्लांट लगाते हैं उनको होल्ड करने के लिए, उनको पकड़ करने के लिए इतनी ताकत नहीं होती है कि वो ताकत लगा के जोड़ को हम हड्डियों को जोड़ने में मदद कर सकें, वो नहीं हो पाता है। और इसके बाद वाली जो अवस्था होती है या कुछ हद तक इस अवस्था के अंदर भी जोड़ों में घिसावट, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वो आजकल बड़ी कॉमन देखने को मिल रही है। इसके पीछे भी यही है कि दूसरा एक बीमारियां होती है जिसमें मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको कि पोली आर्थराइटिस बोलते हैं, जिनको गठिया की रोग बोलते हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होती हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप के जो जॉइंट हैं वो जो हैं वो उसमें स्टिफ हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और उनकी कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। तो इसमें भी जितना जल्दी इसको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट चालू किया जाए तो हम इनसे निजात पा सकते हैं। जी सर। डॉक्टर जोशी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आजकल की आपाधापी वाली ज़िंदगी है, सब लोग अपने क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं और काम के लिए टेंशन भी लेते हैं अपने ऊपर। तो टेंशन का इन बीमारियों पे कोई असर पड़ता है? देखिए, आपने दो सवाल पूछे हैं। एक तो लाइफ स्टाइल का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है इन दिनों, क्योंकि ज़्यादातर सारे काम आजकल इंडोर होने लगे हैं, आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल कम होने लगी है। तो इंडोर एक्टिविटी होने की वजह से, एक्टिविटी ना होने की वजह से मांसपेशियाँ काम नहीं करती, मांसपेशियों में खून का दौरा नहीं होता है, और दूसरा क्या है कि हड्डियाँ भी कमज़ोर धीरे धीरे होने लगती है। तो ये तो रहा उनका लाइफ स्टाइल का। दूसरा, खाने पीने के अंदर जो इस तरह से आजकल फास्ट फूड का जो प्रचलन चल रहा है और जो न्यूट्रिशियस फूड नहीं जो लेते हैं आजकल, वो थोड़ा चिंता का विषय है। यदि अपन बैलेंस डाइट लें तो ये सारी की सारी समस्याओं को तो हम इसको रोक सकते हैं, होने वाली फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने से रोक सकते हैं। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। और ये आपने सही कहा है कि टेंशन की वजह से भी तकलीफ़ बढ़ सकती है। कुछ मांसपेशियाँ ऐसी होती हैं जो कि टेंशन की वजह से खींची जाती हैं। एक बीमारी होती है फाइब्रोमाइल्जिया,
उस बीमारी के अंदर ज़्यादातर ये देखा गया है जो जिनके स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, उन लोगों के ज़्यादा देखने में आती है। तीसरी चीज़ जो है कि ज़्यादातर आजकल जो लोग लंबे समय तक काम करते हैं, स्पेशली कंप्यूटर प्रोफेशनल्स जो हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, बैठे रहना इटसेल्फ इज़ ए डेंजरस थिंग। एक जो रिसेंट स्टडी हुई है उसके अंदर ये है कि जैसे रिस्क फैक्टर, वो हमारे जीवन में कई रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, जिसमें एक स्मोकिंग है, एल्कोहलिज्म है, जिसकी वजह से और सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसी तरह से लंबे समय तक बैठना भी एक तरह से बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया है, जो कि काफ़ी सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। तो इस तरह से ये है कि टेंशन डेफिनेटली पर ये हड्डियों के या जोड़ों को या मांसपेशियों को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए टेंशन फ्री लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा बताया आपने। अब इन बीमारियों और समस्याओं के लिए बच्चों और बुजुर्गों को किस तरीके से सावधानियां या उपाय रखने उपयोगी हो सकते हैं? सबसे पहले तो हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को जैसे जो बीमारियां हैं ज़्यादातर इनएक्टिविटी की वजह से ज़्यादा हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, उनको मैदानी खेल, बाहर जाके खेलना कूदना करीब करीब बंद हो गया है। ज़्यादातर लोग कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर में या मोबाइल पे गेम खेलने जाते हैं, तो उससे क्या है कि उनकी एक्टिविटी नहीं होती, मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर होंगी तो उनकी हड्डियां भी कमज़ोर होंगी, हड्डियां कमज़ोर होंगी तो उनकी इंजरीज़ होंगी, उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, और वैसे भी चिड़चिड़ापन, और वैसे भी उनको उनके ग्रोथ के अंदर भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, यदि हम बड़ों की बात करें तो बड़ों के अंदर भी यही है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं, हड्डियों में भी कमज़ोरी आ रही है। तो उन हड्डियों की कमज़ोरी को करने के लिए एक तो फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये है घूमना फिरना, व्यायाम करना, योग प्राणायाम वगैरह वो सब करना। यदि ये सब इन चीज़ों के हम ध्यान देंगे तो ये बीमारियां जो हैं वो होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। अब ये सावधानियां जो नहीं रखते हैं और बीमारियां हो जाती हैं और उस पर फिर लापरवाही करते हैं, तो उसमें जटिलताएं क्या हो सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यदि हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, होने से ही बचा सकें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि ये हो जाती हैं तो जैसे मैंने बताया कि ये ज़्यादातर बीमारियां इस तरह की हैं जो कि प्रिवेंटेबल हो सकती हैं या डिले कर सकते हैं। प्रिवेंटेबल तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन डिले कर सकते हैं। और सावधानियां यही है कि जैसे हमने भी डिस्कस किया कि खान पान हो, फिज़िकल एक्टिविटी सही हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और दूसरा ये है कि सावधानियां बरतें। जैसे एक्सीडेंट के केसेस यदि कम करने हैं तो बच्चों को शुरू से ही ये बताना कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उचित स्पीड पे ही चलाएं, बच्चों को गाड़ियां नहीं दें, माता पिता ध्यान रखें। तो इन चीज़ों का यदि ध्यान रखेंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे तो चांसेस ऑफ उनके डिफॉर्मिटीज़ भी कम होगी और उनकी इनएक्टिविटी भी नहीं होगी। बहुत अच्छा बताया आपने। किन किन समस्याओं के अंदर ऑपरेशन ज़रूरी हो सकते हैं या कारगर हो सकते हैं? क्यों कई बार जो ऑपरेशन होते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे तो ऑपरेशन किया, उसके बाद ये और मुसीबत हो गई। देखिए, एक रही बात ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन तो उन्हीं समस्याओं के लिए किया जा सकता है जिनको कि दवाओं से, एक्सरसाइज से ठीक नहीं किया जा सकता। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर की बात लें। अब कुछ फ्रैक्चर तो ऐसे होते हैं जिनको को प्लास्टर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर फ्रैक्चर ऐसे हैं कि जिसके अंदर, क्योंकि आजकल हाई स्पीड ट्रॉमा होता है, तो वो सिर्फ प्लास्टर से ठीक नहीं हो सकते, उनको ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। आजकल जो नया कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रैक्चर के बाद में जितना जल्दी एक्टिवेट करें, एक्टिविटी बढ़ जाए, मूवमेंट चालू हो जाएं, चलने फिरने लग जाएं, चाहे वजन थोड़ा ना दें या वजन लेट दें, तो एक्टिविटी जितना जल्दी होगा, रिहेबिलिटेशन उतना अच्छा होगा। जितने जल्दी रिहेबिलिटेशन होगा उतने एक्टिविटी होगी, अपने नॉर्मल जॉब पे दोबारा जा पाएगा, हड्डियां भी जल्दी जुड़ने में संभावना रहती है।
दूसरे यदि मान के चलें जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जोड़ों के अंदर यदि बहुत ज़्यादा घिसावट हो गई है, इतनी ज़्यादा घिसावट कि सिर्फ फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है कोई, तो जॉइंट को मूवमेंट लाने के लिए या उसको बिस्तर से बाहर लाने के लिए पेशेंट, क्योंकि जो कन्फाइंड टू बेड या बिस्तर पे रह जाते हैं तो वो तो एक तरह से दूसरों के ऊपर दूसरों के सहारे से ही चल पाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो एक तरह से सही नहीं है। तो इसके लिए उन लोगों के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है, जिनके हड्डियां इतनी ज़्यादा कमज़ोर, ये जोड़ इतने ज़्यादा घिस गए हैं कि जिसकी वजह से इनको ऑपरेशन करने के बाद के अंदर जितना जल्दी से जल्दी चलवाया जाए उतना अच्छा रहेगा। अब रही बात जिनकी हड्डियां कमज़ोर है, जिनकी ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको भी ट्रीटमेंट जितना जल्दी चालू किया जाए उतना अच्छा है, जिससे कि उनकी एक्टिविटी बढ़े, वो किसी पे आश्रित ना हो, वो चलें फिरें आराम से अपनी एक्टिविटी खुद कर सकें। बहुत अच्छा बताया आपने डॉक्टर जोशी। अब एक हर व्यक्ति के ध्यान में आता है कि बचपन में बच्चे वैसे भी एक्टिव होते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद, कह सकते हैं कि 40 की उम्र के बाद अधिकतर लोगों को ये रहता है कि कितना समय कम से कम कसरत कर लें तो वो अपनी जोड़ों की या हड्डियों की तकलीफ से बच सकते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, एक्टिविटी जहाँ तक बात है, कम से कम जैसे जो रिकमेंडेशन ये कहती है कि कोई भी फिटनेस वगैरह करें तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो कि तुरंत जो है अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश न करें, कि जैसे एक दिन इच्छा करी, मोटिवेट होकर हमने कोशिश करी कि दौड़ना चालू कर दें, सीधे दौड़ना चालू करेंगे तो हड्डियों पे जोर आएगा, हड्डियों पे जोर आएगा तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम ये एडवाइस करते हैं कि पहले आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, थोड़ा मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करें जो मांसपेशियों के अंदर मजबूती लाएं। उसके बाद पहले सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग करें और फिर दौड़ना चालू करें या जॉगिंग करें। अचानक चलने से, अचानक करने से स्ट्रेस इंजरी होने की संभावना रहती है, क्योंकि जो हड्डी जिस पे जोर नहीं आया है अचानक जोर देंगे तो उसमें स्ट्रेस इंजरी होने की संभावना रहती है। तो पहले एडवाइस ये रहती है कि आप शुरू के अंदर अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, वार्म अप एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, वो करें और फिर धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा के थोड़ा और मजबूत वाली एक्सरसाइज चालू करें, जिससे कि हड्डियों पे जोर कम आए। और दूसरा ये है कि इसके अंदर कोई सप्लीमेंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को समस्या रहती है कि हमको तकलीफ़ ज़्यादा है, हम जैसे ही कोई काम करते हैं हमारे दर्द होने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं, तो मैं उनको एक कहूँगा कि डॉक्टर की सलाह से एक बार विटामिन डी का एस्टिमेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि हमारे पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो उनको ठीक करने के लिए विटामिन डी का असेसमेंट कराएं और फिर इसके बाद में डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट ज़रूर लें। अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं भी मत जाइए, हम दोबारा कुछ बचे हुए सवाल और पूछेंगे डॉक्टर जोशी से और अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। बचे हुए सवालों के लिए डॉक्टर जोशी की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर जोशी, जो आज से 10 साल पहले इलाज होते थे और अब इलाज शुरू हुए हैं अलग अलग तरह की समस्याओं के लिए, उसमें क्या बदलाव आया है? देखिए, ऐसा है कि जैसे साइंस हर फील्ड के अंदर उन्नति कर रही है, ऐसा ही मेडिकल फील्ड के अंदर पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। जैसे आज से 15-20 साल पहले ज़्यादातर इलाज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हुआ करता था, जिसके अंदर प्लास्टर के द्वारा, जैसे फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हुआ, जैसे मैं बात करूं तो फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के अंदर ज़्यादातर प्लास्टर या ट्रैक्शन या रेस्ट या इन चीज़ों से कोशिश करके इलाज किया जा सकता था। उसके बाद ये समस्या देखी गई कि जिन लोगों के लंबे समय तक प्लास्टर रहा, उनके और दूसरी समस्याएं जो कि इनएक्टिविटी की वजह से हो सकती हैं, जिसमें जॉइंट स्टिफ हो, मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हों, या जिनके डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया हो ज़्यादा लंबा समय तक बिस्तर में रहने से। तो फिर अब ये इन दिनों जो नया कॉन्सेप्ट जो चलता है पिछले कई सालों से,
कि ये है कि जितना जल्दी एक्टिवेशन चालू करें जॉइंट के मूवमेंट्स का, पेशेंट की एक्टिविटीज़ का, तो पेशेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और हड्डियां भी जल्दी जुड़ेंगी और वो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी के अंदर भी जा सकता है। दूसरा ये है कि इम्प्लांट जो है उनका जो मटेरियल है उसके अंदर बहुत बदलाव आया है। पहले जो इम्प्लांट यूज़ करते थे वो इतने कारगर नहीं होते थे जितने कि इन दिनों हो रहे हैं। दूसरा ये है कि जो आजकल इम्प्लांट के जो डिज़ाइन बन रहे हैं वो क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर एडेड रहते हैं, तो उसमें मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, एक डिग्री 2 डिग्री का भी फ़र्क नहीं रहता है। तो जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो सर्जरी है वो इस तरह से और ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगी है कि इसके अंदर जो इम्प्लांट्स आ रहे हैं वो इतने अच्छे इम्प्लांट्स हैं कि इसके अंदर एक तो घिसावट बहुत कम होगी और उनकी लॉन्गिविटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब उनका टाइम फ्रेम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। जो और इससे आगे हम चलें तो ज़्यादातर आजकल जैसे आपने अखबारों में भी देखा होगा या पढ़ा होगा या देखा होगा टीवी पे कि रोबोटिक सर्जरी का आजकल बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। तो रोबोटिक सर्जरी होने से तो और एडवांसमेंट हो गया। जो थोड़ी बहुत भी संभावनाएं रहती थी कि जो ह्यूमन एरर की वजह से, मैनुअल एरर की वजह से हो सकती थी, वो धीरे धीरे सब खत्म होने लगी हैं। तो उनके रिजल्ट और भी अच्छे आने लगे हैं। इसी तरह से हम देखें कि जो दवाइयां हैं उन दवाइयों के भी अलग अलग एडवांसमेंट होने से काफ़ी फ़र्क पड़ने लगा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं देखूं कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो ट्रीटमेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में पहले कुछ था नहीं, सिर्फ सप्लीमेंट दिया करते थे जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह देते थे। आजकल उसके अलावा भी कई सारे ट्रीटमेंट ऐसे आ गए हैं जिसके अंदर जो हड्डियों का जो क्षरण है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको रोकने के लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ चालू आ गई हैं, जिसके अंदर से एडवांसमेंट होने लगे हैं। जिन दवाइयों में डिफरेंट टाइप की चीज़ें आने लगी हैं जिससे कि हड्डियों का क्षरण कम हो या हो चुका है तो वो वापस ठीक होने लग जाएं। तो इस तरह से दूसरा, हम यदि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो मल्टीपल जॉइंट पेन जो होते हैं या आर्थराइटिस होती है, जो गठिया होती है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी नई नई दवाइयाँ जो आ गई हैं, उन दवाइयों की वजह से भी बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे हैं। कुछ दवाइयाँ तो ऐसी है कि यदि डायग्नोसिस जल्दी हो जाए और आप समय से ट्रीटमेंट चालू कर दें तो वो दवाई हमेशा के लिए, वो बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट के एडवांसमेंट होने से काफ़ी फ़र्क पड़ने लगा है। बहुत अच्छा बताया आपने। अब एक आखिरी चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि सरकारी जो अस्पताल हैं या मेडिकल कॉलेज हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं मरीजों के लिए अवेलेबल हैं और उसमें कितना खर्चा आता है? देखिए, सरकारी जो अस्पताल हैं उनके अंदर जब से नई जो स्कीम्स आई हैं, जो जिसके अंदर पेशेंट के इंश्योरेंस हो रखे हुए हैं, उसकी वजह से बहुत सहायता मिली है। पहले कई बार ये होता था कि पेशेंट को बाहर से इम्प्लांट वगैरह लाने पड़ते थे क्योंकि सारे इम्प्लांट अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, तो पेशेंट के ऊपर काफ़ी आर्थिक बोझ पड़ता था। लेकिन जब से ये सरकारी योजनाएं चालू हुई हैं, इम्प्लांट मिलने लग गए हैं, उसकी वजह से अब पेशेंट को ये चिंता की ज़रूरत नहीं होती कि मेरा क्या होगा। नहीं तो अक्सर करके पेशेंट ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था कि साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं, प्लास्टर से मेरा इलाज कर दो। हमें पता है कि प्लास्टर उस पेशेंट के लिए ठीक नहीं रहेगा जिसके लिए हम ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। तो इन योजनाओं के आने की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अब पेशेंट्स को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती कि भाई मुझे ऑपरेशन कराने के लिए कोई खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किया जाता है। तो ये मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। डॉक्टर जोशी, आपको इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगले कार्यक्रमों में हम आपको और भी प्रसिद्ध डॉक्टरों से मिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।